हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एमसीक्यू ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और ये जो टॉपिक है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 8 से है। और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 8 का जो सेक्शन नंबर 1 है, वहां से ये टॉपिक है। और सेक्शन नंबर 1 का भी क्या नाम है? उसका नाम है जनरल। जनरल को आप लोग हिंदी में कहेंगे सामान्य। तो सामान्य रूलिंग के बारे में आज हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, विभाग का संगठन, जो टॉपिक है आपका, वो आपका एमटीएस के एग्जाम में भी है, पोस्टमैन के में भी है, मेल गार्ड के में भी है, पीए और एसए के में भी है। और इस टॉपिक में ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें टोटल 4 क्लॉजेज हैं। क्लॉज नंबर 1, 2, 3 और 4। क्लॉज नंबर 1 का नाम है कंट्रोल, इसका ध्यान रखना है आपका। क्लॉज नंबर 1 का नाम क्या है? कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। दूसरा है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर के प्रकार। तीसरा है आपका नाइट पोस्ट ऑफिस, नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर। और चौथे क्लॉज का नाम है मोबाइल पोस्ट ऑफिस, यानी कि चलते फिरते डाकघर। तो चारों क्लॉजेस के नाम आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सेक्शन नंबर 1 का नाम पूछा जा सकता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का, जिसका नाम है सामान्य। और ये जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल 4 क्लॉजेस हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। बेसिक आप लोगों को इसमें थ्योरी आप लोगों ने कर ली है, और हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू से। और एमसीक्यू वो करेंगे हम लोग, उन क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए हैं, प्लस कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू है उनको करने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। 2 पार्ट है मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे, और 20 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से करने वाले हैं, इजीली करेंगे और सिंपल मैनर में करेंगे, यानी कि सरल तरीके से करेंगे। और उसके बाद में क्लास नंबर 2 करेंगे, और उसमें हम लोग इसी टॉपिक का पार्ट 2 करेंगे, और बाकी जितने क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको कवर करने की कोशिश हम लोग इसमें करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को थ्योरी में सबसे ज्यादा आप लोगों ने यहीं से क्लासेस देखी होंगी, क्योंकि शुरुआत जब भी हम लोग करते हैं तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की शुरुआत हम लोग इसी टॉपिक के साथ में करते हैं। तो मोस्टली जो क्लासेस हैं वो आप लोगों ने इसी टॉपिक से देखी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रश्न संख्या 1 है आपका, वो है डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है डिपार्टमेंट का, वो कौन है। तो सबसे पहले आप लोग यूं ध्यान रखें कि जो पूरा इंडिया है, जो पूरा भारत है, उसको डाक सेवाएं देने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। 23 सर्कल्स में बांटा गया है। इंडिया पोस्ट की जो सेवाएं हैं, इनको देने के लिए पूरे भारत को 23 सर्कल्स में बांटा गया है। और जो भारतीय डाक विभाग है, ये संचार मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? संचार मंत्रालय के अधीन है। और संचार मंत्रालय के अधीन है तो इसके कोई एक हेड भी होंगे। और एक तो है प्रमुख, दूसरा है प्रशासनिक प्रमुख। दोनों में अंतर है और दोनों के आंसर अलग अलग हैं, और प्रश्न यहीं से पूछा गया है कि डाक विभाग के प्रमुख कौन है। ये आपसे अगर पूछा जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि डाक विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं सचिव डाक विभाग। कौन होते हैं? सचिव डाक विभाग होते हैं। सचिव डाक विभाग होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख की जब बात की जाएगी तब इसका आंसर होगा डायरेक्टर जनरल, यानी कि महानिदेशक डाक सेवाएं। तो प्रश्न नंबर 1 में आप लोगों से क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन है। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली जो लोग हैं वो यूं सोचते हैं कि संचार मंत्री इसके हेड होते हैं, संचार मंत्रालय के अधीन आता है इसलिए संचार मंत्री इसके हेड होते होंगे, प्रशासनिक प्रमुख होते होंगे। तो ये भी उनका सोचना गलत है। या सेकंड नंबर पर वो सोचते हैं कि जो सचिव है पोस्ट ऑफिस के, डाक विभाग के जो सचिव है, वो इनके प्रशासनिक प्रमुख होते होंगे। तो ये भी उनका सोचना गलत है। और वो कई बार यूं भी सोचते हैं कि जो राज्य संचार मंत्री है,
वो इनके प्रमुख होते होंगे, तो ये भी उनका सोचना है वो गलत है। तो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, 2 से 3 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, लैंग्वेज का फर्क है और आंसर आपका चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब पूछा जाए आपसे कि डाक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है, तब आप लोगों को इसका आंसर क्या करना है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को उस समय करना है महानिदेशक डाक सेवाएं। क्या करना है, महानिदेशक डाक सेवा, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो लोग इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम से है, वो लोग आप लोग डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी इसका सही आंसर करें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डाक विभाग का प्रमुख कौन होता है। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रशासनिक प्रमुख के बारे में, प्रशासनिक प्रमुख के बारे में बात कर रहे थे। अभी सिंपली आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि डाक विभाग के प्रमुख कौन है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता है कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि सचिव डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। और प्रश्न नंबर 3 में है महानिदेशक डाक सेवाएं कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार आपसे पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डीजी हैं वो कौन कौन से काम करते हैं, उनके पास में कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो किन किन चीजों के प्रमुख होते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। तो महानिदेशक जो होते हैं डाक विभाग के, वो डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में कि जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। दूसरा, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 है, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 है, उसके प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं कौन, डायरेक्टर जनरल। और इसके साथ साथ भारतीय डाकघर नियमावली 1933 के प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं कौन, डायरेक्टर जनरल। भारतीय डाकघर नियमावली 1933 के प्रशासक के रूप में भी महानिदेशक जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के वो प्रशासक होते हैं। और साथ के साथ में जो पीएलआई है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं कौन, डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल के पास में बेसिकली जो 4 जो जिम्मेदारियां हैं बड़ी बड़ी, वो भी है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि भारतीय डाक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख कौन, तो आंसर करें आप लोग डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पूछा जाए कि भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के प्रशासक के रूप में कौन काम करता है या कौन इसके इंचार्ज है या कौन इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं, तब भी आंसर आप लोग करें डीजी। प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय डाकघर नियमावली 1933 के प्रशासक कौन है, तब भी आप लोग आंसर करें डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पीएलआई के प्रशासक कौन होते हैं, तब भी आपसे पूछा जाए, प्रश्न का आंसर आप तब भी करेंगे डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक डाक सेवाएं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और प्रश्न नंबर 4 में क्या है इसको भी आप लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में है कि जो सचिव है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाते हैं, यानी कि वो किस किस के अध्यक्ष होते हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट की बात करें, सचिव की बात करें, डाक विभाग के जो सचिव हैं, डीओपी के जो सचिव होते हैं, वो डाक विभाग के प्रमुख होते हैं, ये आप लोगों ने जान लिया। दूसरा, जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक सेवा बोर्ड, इसके जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है, वो कौन होते हैं, वो भी सचिव होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो कि सचिव है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वो भारतीय डाक विभाग के प्रमुख भी है और पोस्टल सर्विस बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी काम करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 में है कि डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों का इसका आंसर पता चल जाएगा कि डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं।
चेयरमैन कौन होते हैं? तो ध्यान रखें कि जो पोस्टल सर्विस बोर्ड है, पीएसबी, जिसका पूरा नाम है पोस्टल सर्विस बोर्ड, पोस्टल सर्विस बोर्ड, पीएसबी के जो चेयरमैन है या जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट, सचिव डाक विभाग। ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। सचिव डाक विभाग भारतीय डाक विभाग के प्रमुख भी होते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि जो डाक सेवा बोर्ड है, डाक सेवा बोर्ड में कितने अध्यक्ष होते हैं? अभी आप लोगों ने पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में सुना, पोस्टल सर्विस बोर्ड का पूरा नाम पता चल गया, पीएसबी का पूरा नाम पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक सेवा बोर्ड होता है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं और इसमें 6 अलग अलग पोर्टफोलियो है, तो इसके 6 सदस्य होते हैं। पोस्टल सर्विस बोर्ड के एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक सेवा बोर्ड में कितने अध्यक्ष हैं? आप लोग 6 को देख करके टिक नहीं करना है, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ना है। प्रश्न पूछा गया कि अध्यक्ष कितने होते हैं, तो अध्यक्ष होगा कौन? एक, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि लास्ट में देगा आपको जानबूझ के। आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया। ये संख्याएं देख के आप लोग आंसर ना करें कि 6 आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, तो ये ना करें कि ऑप्शन नंबर ए टिक करें और जल्दी से निकल लें। एग्जाम में गलतियां ऐसी ही होती है, प्राय में ऐसे ही होता है। तो ध्यान रखें, डाक सेवा बोर्ड में कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष है, 6 सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे। साथ के साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पीएसबी का? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन अभी आप लोगों ने पढ़ा, सचिव डाक विभाग इसके चेयरमैन, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, इसके अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, अध्यक्ष कितने हैं? अध्यक्ष एक ही होता है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 7, जहां आप लोग आंसर लगा रहे थे अभी कि डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की बात की जाएगी, तब आपको आंसर सेम चेक करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। मुख्यालय का ध्यान रखेंगे, मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय ध्यान रखेंगे, पोस्टल सर्विस बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये प्रश्न आ गया। डाक सेवा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग इसका सही आंसर लिखें, डाक सेवा बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में है, डाक विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना था कि जो पूरा हमारा जो इंडिया है उसको डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। और जब डाक विभाग की बात करेंगे तो डाक विभाग को किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तब उसका आंसर होगा संचार मंत्रालय। क्या होगा इसका आंसर? संचार मंत्रालय। और संचार मंत्रालय के प्रभारी कौन होते हैं? तो संचार मंत्री, केंद्रीय संचार मंत्री इसके प्रमुख होते हैं या हेड होते हैं। ध्यान रखेंगे, संचार मंत्रालय के अधीन आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डाक विभाग के प्रमुख की जब बात की जाएगी तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि डाक विभाग के प्रमुख सचिव ही होते हैं, लेकिन संचार मंत्रालय के जब प्रमुख की बात की जाए या हेड की बात की जाए तब आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय संचार मंत्री संचार मंत्रालय के प्रमुख होते हैं या वो उसके हेड होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 पे प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे भारत को डाक सेवाएं देने के लिए कितने सर्कल्स में बांटा गया है? तो इस प्रश्न को आप लोग कई बार कर चुके हैं कि पूरे भारत को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल्स में बांटा गया है। और ये सर्कल्स क्या होते हैं? तो आप लोग राज्यों से परिचित हैं, स्टेट से आप लोग परिचित हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनसे आप परिचित हैं। तो लगभग जो एक टेरिटरी, लगभग जो एरिया एक राज्य का है वही एरिया एक सर्कल का है। समझने का प्रयास करें। मान के चलते हैं कि इतना एरिया राजस्थान राज्य का है, राजस्थान राज्य का है, इतना एरिया मान के चलते हैं कि किसका मान के चले आप लोग,
यूपी का मान लेते हैं, यूपी का हालांकि ज्यादा है राजस्थान से, यूपी ऐसे लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा कम बिहार का मान लेते हैं। तो जो एरिया जिस राज्य का है लगभग वही एरिया उसके सर्कल का भी होता है। लेकिन कई जगह पर आप लोग कई जगह पर आप लोग क्या देखेंगे कि एक पोस्टल सर्कल के एक जो आपका पोस्टल सर्कल है, एक जो पोस्टल सर्कल है आपका, उसके अंडर में एक राज्य के अलावा एक दूसरे राज्य की भी सीमा शामिल होगी, या किसी केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी, या किसी एक क्षेत्र की भी सीमा इसमें हो सकती है। यानी कि एक पोस्टल सर्कल में एक राज्य की सीमा के अलावा अन्य राज्यों की सीमाएं भी हो सकती हैं, कोई केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, कोई क्षेत्र भी शामिल हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं को टर्मिनस सर्कल। क्या बोलते हैं? को टर्मिनस को टर्मिनस सर्कल बोलते हैं, या उसको बोलते हैं वो टर्मिनस सर्कल बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एक राज्य की जो सीमा है लगभग वही सीमा एक सर्कल की है, और सर्कल को फिर आगे छोटे छोटे रीजन्स में बांटा जाएगा। किसमें बांटा जाएगा? रीजन्स में बांटा जाएगा, यानी कि क्षेत्रों में बांटा जाएगा। और रीजन्स को फर्दर छोटे छोटे डिविजन्स में बांटा जाएगा, यानी कि मंडलों में बांटा जाएगा। तो एक बार इसको क्लीन करके फिर से समझने का प्रयास करें आप लोग कि पूरे इंडिया को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए 23 सर्कल्स में बांटा गया है। 23 सर्कल्स में बांटा गया, सर्कल्स को फर्दर रीजन्स में बांटा गया है, और रीजन्स को फर्दर डिविजन्स में बांटा गया है। और डिवीजन के अलावा फिर उनके सब डिविजन्स भी हैं, फिर उसके अलावा हेड ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, और कई कई जगह पर एमएमएस भी है, मेल मोटर सर्विस भी है। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये मान के चलते हैं कि पूरे इंडिया को 23 सर्कल्स में बांट दिया गया। तो सबसे बड़ा एरिया हो जाएगा एक सर्कल का। सर्कल को फिर छोटे छोटे रीजन्स में बांट दिया गया, यानी कि क्षेत्रों में बांट दिया गया। क्षेत्रों को फिर छोटे छोटे डिविजन्स यानी कि मंडलों में बांट दिया गया। तो मंडलों को छोटे छोटे उपमंडलों में बांट दिया गया, सब डिविजन्स में बांट दिया गया। तो एक तरीके से आप लोग देखेंगे तो सर्कल का जो एरिया है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में जो एरिया होगा वो रीजन्स का होगा, फिर डिविजन्स का, और फिर सब डिविजन्स का होगा। तो पूरे भारत को डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए कितने सर्कल्स में बांटा गया है? जब बात करेगा वो पोस्टल सर्कल की या बात करे सर्कल की, जैसे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कितने सर्कल्स में बांटा गया, और यहीं पर अगर वो यहाँ ये लिख देता कि कितने पोस्टल सर्कल में बांटा गया है, तो दोनों प्रश्नों का आंसर है वो एक ही होगा, 23। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही प्रश्नों का जो आंसर है वो क्या होगा? 23 होगा, 23 होगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में चर्चा करते हैं। तो 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 11वें प्रश्न में पूछा गया है, अब ये कोड टर्मिनस की जब हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, कि एक पोस्टल सर्कल में एक राज्य की सीमा के अलावा अन्य राज्यों की सीमा भी शामिल हो सकती है, या कोई यूनियन टेरिटरीज भी हो सकती है, या कोई एक छोटा सा क्षेत्र भी हो सकता है। तो ये मिलकर के एक पोस्टल सर्कल भी बना सकता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसे सर्कल्स जो कि विशेष है, यानी कि जिनमें एक राज्य की सीमा के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल है, उनको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, जैसे गुजरात पोस्टल सर्कल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो गुजरात पोस्टल सर्कल का जो क्षेत्राधिकार है उसमें गुजरात राज्य भी शामिल है, दमन और दीव का भी क्षेत्र शामिल है, दादरा और नगर हवेली का भी क्षेत्र शामिल है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12वें प्रश्न में है कि केरल पोस्टल सर्कल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है? सेम प्रश्न, आंसर अलग हो जाएगा इसका।
तो केरल पोस्टल सर्कल के अधीन केरल राज्य के अलावा लक्षद्वीप का भी क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग सेम प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इनको, एक जैसे प्रश्न है ये। और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल में महाराष्ट्र राज्य के अलावा गोवा का भी क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14वें प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर पूर्वी पोस्टल सर्कल, नॉर्थ ईस्ट जो पोस्टल सर्कल है, इसके अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो इस पोस्टल सर्कल में सबसे ज्यादा राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सभी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल के अधीन है। तो इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यही एकमात्र ऐसा सर्कल है जिसमें सबसे ज्यादा राज्य या क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि पंजाब पोस्टल सर्कल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो पंजाब पोस्टल सर्कल के अधीन पंजाब राज्य के अलावा चंडीगढ़ का भी क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें प्रश्न में पूछा गया कि तमिलनाडु पोस्टल सर्कल के अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो तमिलनाडु पोस्टल सर्कल के अधीन तमिलनाडु राज्य के अलावा पांडिचेरी का भी क्षेत्र शामिल है, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें प्रश्न में पूछा गया कि वेस्ट बंगाल सर्कल, पश्चिम बंगाल जो सर्कल है उसके अधीन कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो पश्चिम बंगाल सर्कल में पश्चिम बंगाल राज्य के अलावा सिक्किम राज्य भी है और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश भी है, इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि सर्कल प्रमुख कौन होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि पूरे इंडिया को डाक सेवा प्रदान करने के लिए टोटल 23 सर्कल में बांटा गया है। सर्कल को फर्दर रीजन्स यानी कि क्षेत्रों में बांटा गया है, फिर क्षेत्रों को फर्दर डिविजन्स यानी कि मंडलों में बांटा गया है। बात कर लेते हैं इनके प्रमुख की। तो सर्कल का जो प्रमुख होता है वो होता है सीपीएमजी, और सीपीएमजी की फुल फॉर्म आप लोग लिखें चीफ पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं पीएमजी, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल। और डिविजन्स के जो हेड होते हैं वो होते हैं एसएसपी या एसपी। एसएसपी का है सीनियर सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, और एसपी का है सुपरिटेंडेंट। और सीपीएमजी को पूरा नाम है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, या इसको आप लोग कहेंगे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। पीएमजी को क्या कहेंगे, पीएमजी को कहेंगे आप लोग पोस्ट मास्टर जनरल। एसएसपी को सीनियर सुपरिटेंडेंट को क्या कहेंगे, वरिष्ठ अधीक्षक। और सुपरिटेंडेंट को क्या कहते हैं, सुपरिटेंडेंट को कहते हैं अधीक्षक। तो इस तरीके से आप लोग इनको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग बिल्कुल भी चूक ना करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं आप लोगों ने अभी चर्चा की, हम लोगों ने, आपको पता चल गया सीपीएमजी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, 19 में प्रश्न का आंसर आपको पता है, क्षेत्र या रीजन्स के प्रमुख कौन होते हैं, पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें प्रश्न में पूछा गया है कि मंडल के प्रमुख कौन होते हैं। तो मंडल के प्रमुख होते हैं अधीक्षक। मंडल के प्रमुख कौन होते हैं, अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट, एसपी। ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का। और एक तरीके से उसको और पढ़ेंगे आप लोग, मंडल को और आप लोग डिवाइड करेंगे, डिविजन्स को आप लोग ध्यान डिवाइड करेंगे। तो डिविजन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कैटेगरी ए और बी। कैटेगरी ए के जो डिविजन्स हैं उनके प्रमुख होते हैं एसएसपी। कौन होते हैं, एसएसपी। कौन होते हैं, एसएसपी। और मंडल बी के जो
डिवीजन है उनके हेड कौन होते हैं, एसपी सुपरिटेंडेंट, और इनके होते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट। और आगे मंडलों को आप लोग दो डिवीजन में और बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, पहला होता है पोस्टल डिवीजन, दूसरा होता है आरएमएस का डिवीजन। मंडलों को दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, पोस्टल का और आरएमएस का। पोस्टल के हेड की बात की जाएगी तब एस एस पी ओज होंगे, सीनियर स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, या एस पी ओज स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। आरएमएस को कहते हैं एस एस आर एम, सीनियर स्टूडेंट ऑफ द आरएमएस, या एस आर एम को कहते हैं सीनियर स्टूडेंट ऑफ द आरएमएस, एस एस आर एम या एस आर एम। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम लोग आगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये हम इस वीडियो का धन्यवाद।